नमस्कार, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं अजीत कुमार पर्सनल ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दा पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय है और दुनिया के लिए ये खराब समाचार है, एक दुख भरी समाचार है। क्योंकि आज सुबह हूती विद्रोहियों द्वारा पहली बार इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया गया। इससे कई सारे सवाल उठते हैं। हूती विद्रोही जिसको दुनिया आतंकवादी मानती है, सबसे पहला सवाल कि उसके पास इतना हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किसने दिया। दूसरी बात, वो इजराइल जिसने 6 दिन में 6 इस्लामिक कंट्री को सरेंडर बोलवा दिया, जिसकी खुफिया एजेंसी की लोहा दुनिया मानती है, जिसके एयर डिफेंस सिस्टम हो या मिसाइल हो या फिर कोई भी हथियार हो, जिसका लोहा दुनिया मानती है, उस पे हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया हमले से जो हिम्मत का पता चलता है, वो इंसान को समझने और सोचने पे विवश करती है कि इतना हिम्मत इसको आया कहाँ कि इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि गनीमत ये रहा कि इजराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया उससे जान मान की क्षति नहीं हुई है। इजराइल के फोर्स द्वारा ये बताया गया है कि हूती विद्रोहियों के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर चलाया गया था वो हवा में ही नष्ट हो गया है और उसका मलबा खुले जमीन पे गिरा और कुछ रेलवे ट्रैक पे पाया गया है, जिससे जान माल का क्षति नहीं हुआ है। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने धमकी देते हुए हूती विद्रोहियों को बता दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पे हमला जो किया है उसका बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। इससे पहले जुलाई महीने में भी हूती विद्रोहियों के द्वारा इजराइल के ऊपर ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 1 लोग की मृत्यु हुई थी और 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। उसके बदले में इजराइल द्वारा यमन के होदेरा बंदरगाह पे हमला किया गया, जिसमें हूती विद्रोहियों का बहुत बड़ा क्षति हो गया। फिर भी हूती विद्रोहियों को ये बात समझ में नहीं आई है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने जो किया, इसके चलते पूरे पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। शंका है कि बहुत जल्द ये हूती विद्रोहियों का गलती 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जा सकता है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली पीएम है, उनके मुख से जो बयान निकल गया वो खाली नहीं जाता। उनके जिद के बारे में दुनिया जानता है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा पहली बार हमला किया गया था इजराइल के ऊपर। तब से लेकर आज तक इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के चलते आधा से ज्यादा दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है वो इजराइल का दुश्मन हो रखा है। और तभी से हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर के रास्ते से आने जाने वाले मालगाड़ी को, जो इजराइल से चलती है या इजराइल को जाने वाली होती है, उसको निशाना बनाया जा रहा था। और फाइनली अब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया गया है। जो हूती विद्रोहियों का प्रमुख है, उनका कहना है कि ये हमला चलेगा। साथ ही सीरिया का भी बयान आ गया है और सीरिया के भी बयान में यही कहा गया है कि अभी इजराइल के ऊपर हमला और भी बढ़ सकता है, कमने का नाम नहीं लेगा। अब पश्चिम एशिया में जो खलबली मची है वो पूरे दुनिया को शांति से सोचना पड़ेगा। ये वो मिसाइल है जो सभी देशों के पास, सभी देश नहीं, जो दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, कुछ गिने चुने कंट्री के पास ये मिसाइल हुआ करती है। इसका यूज ऑफिशियली किया जाता है और ऑफिशियली लोगों के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर भारत देश के पास अगर कोई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसका अधिकार है, क्योंकि भारत एक देश है और भारत में विधिवत तरीके से सरकार चलाया जाता है। उसी तरह इजराइल है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इन लोगों के पास ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है। ज़्यादा देशों के पास ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। सवाल ये है कि एक आतंकवादी के पास इतना ऑफिशियल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आया तो आया कहाँ से। अब मैं आपको इस मिसाइल का पावर बता देता हूँ। इजरायली टाइम के अनुसार सुबह 6:30 में हूती विद्रोहियों के द्वारा ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को इजराइल के ऊपर दागा गया था। महज 11 मिनट 30 सेकंड के अंदर 2040 किलोमीटर का सफर तय करके इजराइल में जाके ये बम फूट गया। अब सोच लो कि ये बम कितना ज़्यादा खतरनाक होता है और कितना इसको बनाने में खर्चा आता होगा। ये खर्चा आतंकवादी के पास कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था कहाँ से आएगी, इसे बनाने के लिए सोर्स की जो जरूरत है वो कहाँ से आएगी,
इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई दो देश है दुनिया के अंदर जो हूती विद्रोहियों को ये सब सामान मुहैया करा रहा है इजराइल के खिलाफ। तो इजराइल भी दुनिया के अंदर वो देश है जो 6 दिन में 6 इस्लामिक कंट्री को हरा चुका है, और पूरा इस्लामिक कंट्री भले ही इजराइल के ऊपर हमला करना चाहता है लेकिन उसकी पावर को भी जानता है। अमेरिका, वो अमेरिका जो हमेशा से इजराइल का रखवाला बनता है, वो भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला करना ये हूती विद्रोहियों को हो सकता है बड़ा तो मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है तो इस बार जब नेतन्याहू हूती विद्रोहियों से बदला लेने निकले तो हूती विद्रोहियों का यमन से और दुनिया से, लाल सागर से नामो निशान मिट जाए। समय का खतरा है, ये समय का ही चक्र है कि हूती विद्रोहियों के द्वारा ऐसा हरकत किया जा रहा है, क्योंकि जो यूएनएससी सन 1945 में थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बना था, उसी यूएनएससी से दुनिया अभी जुड़ा हुआ है। और दुनिया जब जुड़ा हुआ है तो सवाल है कि जो देश इसको एक आतंकवादी को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड करा रहा है इजराइल के खिलाफ, वो देश भी यूएनएससी से जुड़ा होगा। तो क्या उसका ये दोहरा स्टैंड पूरे दुनिया को ले डूबेगी, या इससे पहले यूएनएससी इस पे फैसला लाए और इजराइल पे जो हमला हुआ है उसका निष्पक्ष रूप से समाधान निकाला जाए और ये हूती विद्रोहियों को मिटाया जाए, और हूती विद्रोहियों के पास जिसने भी ये मिसाइल दिया है उसको दुनिया के अंदर से खोज के नष्ट नाबूद किया जाए, उस पर कड़ा से कड़ा पाबंदी लगाया जाए, उसके इकोनॉमी को तोड़ा जाए, उस पर घेराबंदी किया जाए, तभी जाके दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से बचेगा। नहीं तो जो इजराइल के साथ हुआ है वो अब होना तय हो गया है। इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को नहीं बख्शता, ये दुनिया जानता है। मेरा रिक्वेस्ट है यूएनएससी से कि यूएनएससी आप इसका छानबीन करो और इस पे जो उचित कदम हो वो सारी दुनिया मिलके उस देश के खिलाफ उठाए, हूती विद्रोहियों के खिलाफ उठाए, यमन के खिलाफ उठाए, क्योंकि इजराइल को पता है यमन ईरान समर्थित आतंकवादी है, ईरान को हमेशा समर्थन देता है, या फिर मुसलमान समर्थित, सीधे सीधे हम कह सकते हैं। मुस्लिम कंट्री में अगर कोई कुछ हो जाए तो ये ऑटोमेटिक मुस्लिम कंट्री के सपोर्ट में आ जाते हैं। लाल सागर में पिछले 1 साल से, क्योंकि 7 अक्टूबर से लेकर अभी सितंबर है, अक्टूबर आने वाला है, तो ये पूरा 1 साल हमास और इजराइल का युद्ध हो जाएगा। तब से लेकर आज तक लाल सागर के रास्ते को बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा। साथ में कई सारे मालगाड़ी को उन्होंने अगवा भी किया है, जिसमें कई बार भारतीय नेवी बचाकर भी लाए हैं, 1-2 बार बचाकर भी लाए हैं, लेकिन ये बार बार ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए यूएनएससी को जरूरत है ठोस से ठोस, जल्दी से जल्दी कदम उठाए, वरना इजराइल अगर शुरू होता है तो बाद में अमेरिका का भी नहीं सुनेगा, और जब वो अमेरिका का नहीं सुनेगा तो शंका है कि सारे मुस्लिम कंट्री एक हो जाएंगे, और फिर ये वॉर इजराइल हमास या इजराइल हूती विद्रोहियों के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि ये दुनिया पे प्रभाव डालेगा। सारे देश को इसमें भाग लेना पड़ेगा और निश्चित ही थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। इसमें भारत का क्या लेना देना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। भारत इजराइल को अपना दोस्त मानता है और इजराइल उससे बढ़ के भारत को अपना दोस्त मानता है। तो एक तरफ भारत की दोस्ती है और दूसरी तरफ मुस्लिम कंट्रियों के साथ भारत का बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार होता है, जिससे भारत मुनाफे में रहता है। तो अगर सीधे सीधे इजराइल को भारत सपोर्ट करता है तो वो लोग नाराज होगा, जिससे हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, जिससे हमारा इकोनॉमी गिरने की शंका है। इसलिए भारत इसमें मतलब स्टैंड अपनाता है, मतलब बीच का स्टैंड अपनाता है, जो इजराइल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भारत को जब भी खतरा आता है इजराइल सामने से आ जाता है, लेकिन भारत सामने से उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि इस्लामिक कंट्री के साथ हमारा व्यापार होता है। तो आने वाले दिनों में देखना यह है कि कब तक नेतन्याहू जो धमकी देते हुए हूती विद्रोहियों को बोल दिया है कि इसका बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो दिन कब आएगा, दुनिया की क्या हालात होती है, वो सब आगे हम देखेंगे। आपका राय जो भी हो इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जितना संभव हो सके वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और इसी तरह के और लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।